Hello aspirants. So currently we are continuing with the classes of polity. इसमें हम लोगों ने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में वी हैव सीन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दीज ऑल थिंग्स. नाउ द टाइम इज कि हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स के बाद देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड देन वी विल सी द फंडामेंटल ड्यूटीज़. इसके बाद हम लोग बचे हुए हमारे टॉपिक जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन और ये सारे टॉपिक को ख़त्म करेंगे. देन आर पॉलिटी विल बी फिनिश्ड. ठीक है, इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बचेगा. सो उसको हम लोग कब करेंगे, उसको हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे. करेंटली वी विल डील विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया आपको, हम वही टॉपिक स्टार्टिंग में ले रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से जो आपके प्रीलिम्स में भी आता है. तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये टॉपिक आपका बेसिकली मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेंस पर्सपेक्टिव से. तो इसलिए इसको हम लोग लेंगे जब प्रीलिम्स का पूरा हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा. बट वी आर नॉट डीलिंग पर से प्रीलिम्स अलग से. आप लोग देख रहे होंगे हम लोगों ने हर एक टॉपिक को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव दोनों से देखा है. ठीक है, तो माइट बी वी विल बी स्टार्टिंग या तो फिर ज्योग्राफी की क्लासेस या तो फिर हिस्ट्री की क्लासेस, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. तो ये रहेंगे टॉपिक्स हमारे. इसके बाद इनका साथ में पैरेलल तो हमारा चल ही रहा है छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ की क्लासेस. ठीक है, अभी हम लोग उसमें जो डिविजन्स हैं उसको ख़त्म करके, डिस्ट्रिक्ट ख़त्म करके आगे बढ़ गए हैं और दे विल बी गोइंग ऑन इन देयर पेस. मतलब उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी 80 टू 90 90 टू 100 क्लासेस के अंदर उसको ख़त्म कर दें. सो दैट आप अगस्त तक आपका या फिर उसके आसपास में आपका ख़त्म हो जाए ये क्लासेस. ठीक है, चलिए, मतलब छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ की आपका एक 50% का फोल्डर स्टार्ट तैयार हो जाए मटेरियल एंड यू पीपल कैन मल्टीपल टाइम डू रिविजन. मैंने हमेशा बोला है आप लोगों को कि जो आपका छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ है, देखिए पॉलिटी में मैं समझा रहा हूँ एंड आई बेट ऑन इट कि आपको समझ आ रहा है. साथ में आप जब इसको रिप्रोड्यूस करेंगे, आप पढ़ेंगे, रिवीजन एक दो बार करेंगे, आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएंगे. कंसेप्चुअली चीज़ें हैं थोड़ी सी. ज्योग्राफी में और मज़ा आएगा, पूरा कंसेप्चुअल है. मॉडर्न हिस्ट्री में और मज़ा आएगा, स्टोरी स्टोरी फॉर्म में है. तो यहाँ पे क्या होता है ना, छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ में वी डोंट हैव मच फोल्डर टू डिफाइन द थिंग्स. ठीक है, इसमें वी हैव टू कंपाइल द थिंग्स. तो वहाँ हमने कंपाइलेशन करके वी हैव गिवन द परफेक्ट मटेरियल एंड वी हैव डेल्ट विद ऑल द पर्टिकुलर टॉपिक. हमने समझा भी दिया है. सो आपका मेन काम होगा छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ में बार 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 रिविजन करना. आई एम सेइंग यू फ्रॉम द फर्स्ट क्लास एंड आई विल से टिल द लास्ट क्लास कि आपको रिविजन बहुत बार करना है छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ का. ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा फंडामेंटल राइट्स में. देखिए सब लोग फंडामेंटल राइट सीधा स्टार्ट कर देंगे आर्टिकल 12 से, बट मैं वैसा नहीं करूंगा. आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 हमारे देश में फंडामेंटल राइट है, उसको हम डील कर लेंगे. बट पहले पता तो हो फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों है, व्हाट हाउ. देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि दुनिया में लोग आए, हम लोग हंटर एंड हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे देवर हंटर एंड गैदरर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोन एज मैन बोलते हैं. उस पर्टिकुलर टाइम में कोई फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट था क्या? कोई एक आप सोच के देखिए, कोई कंट्री थी, कोई बाउंड्री था. अगर कोई आदमी रह रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के बीच में, उस पर्टिकुलर इंडस, लेट्स टेक द एन एग्जांपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. उस पर्टिकुलर टाइम में क्या पाकिस्तान जाने के लिए, क्या पाकिस्तान कुछ था? क्या वहाँ जाने के लिए वहाँ बॉर्डर हुआ करते थे? क्या उनको जाने के लिए वीज़ा लगता था? देयर वर नथिंग. दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स वर नॉट देयर. ठीक है, ये हमने जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, दीज ऑल थिंग्स हैव इवॉल्व. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ द इवोल्यूशन ऑफ स्टेट बिगिन. इवोल्यूशन ऑफ स्टेट. तो देखिए आपको पता होना चाहिए, इसको बोला जाता है फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम. अब हुआ क्या, मेडाइवल यूरोप में एक ऐसा सिस्टम, मेडाइवल यूरोप में जो मेडाइवल टाइम में जो यूरोप था हमारा, मेडाइवल टाइम इन द सेंस ऑफ 1200 से लेके मैं 1500 की बात कर रहा हूँ. ठीक है, 1020 एडी से लेके 1500 एडी के बीच की बात हो रही है यहाँ पे. अब इस टाइम में आपको पता होना चाहिए मेडाइवल टाइम में यूरोप में एक ऐसा सिस्टम हुआ करता था जहाँ राजा के नीचे जमींदार हुआ करते थे. क्या हुआ करते थे? लॉर्ड्स हुआ करते थे. उन लोग उसको लॉर्ड्स बोला करते थे. तो यहाँ क्या होता था, किंग होता था. ठीक है, किंग के नीचे लॉर्ड्स हुआ करते थे. क्या हुआ करते थे? लॉर्ड्स. और लॉर्ड्स जो थे वो जो थे आपके फार्मर से पैसे लेना, कंट्रोल करना,
सब ये काम ऑन द नेम ऑफ किंग लॉर्ड्स किया करते थे। लॉर्ड्स कौन होते थे? जमींदार, ठीक है। और इस पर्टिकुलर टाइम में जब स्टार्टिंग के फेज की बात है, जब किंग हुआ करता था, इनके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सारे पावर इन्हीं के पास हुआ करते थे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे आप लोगों को पता होगा, कभी आप लोग लाल किला विजिट किए होंगे तो वहां पे आपको पता है जो किंग हुआ करते थे, मुगल किंग हुआ करते थे, वो फरमान भी जारी करते थे, ठीक है। लड़ाइयाँ करनी होती थी तो उसके लिए क्या करते थे? कमांड भी किया करते थे, मतलब फरमान जारी किए, मतलब लेजिस्लेचर का भी काम कर लिया उन्होंने। अब इसके बाद कुछ इनको क्या करना था? वॉर करना था, कुछ भी चीजें करनी थी तो वहां डिक्टेट भी वही दिया करते थे, तो एग्जीक्यूटिव का काम भी वही किया करते थे। कितना टैक्स लेना है, कहाँ से लेना है, सब वो बताया करते थे। फिर वहां पे आपको पता होगा दीवाने खास, दीवाने आम करके लगती थी सभा, तो दीवाने आम में वो जो किंग है वो एज अ जुडिशियरी भी बैठा करते थे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे किंग के पास तीनों पावर हुआ करती थी, और उनके साथ में कौन बैठा करते थे? लॉर्ड्स बैठा करते थे, लॉर्ड्स। तो यहाँ पे वहाँ पे लॉर्ड्स हुआ करते थे, बट इन जनरल फ्यूडल सिस्टम में वो जमींदार हुआ करते थे। जब गांव की बात हो रही है, वो तो हम सीधा किंग की बात कर रही है। अब ये जमींदार जो होते थे वो क्या किया करते थे? वो लोगों पे कंट्रोल किया करते थे। क्या किया करते थे? लोगों पे कंट्रोल किया करते थे, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम में लोगों के पास कोई अधिकार नहीं हुआ करता था खुद का। उस पर्टिकुलर टाइम में लोगों के पास खुद का कोई राइट्स नहीं हुआ करता था। जो हम लोग राइट देखिए, पहले तो बहुत पहले कोई राइट्स की बात नहीं हुआ करती थी, फिर जब किंग आए तब लोगों के पास कोई राइट नहीं हुआ करता था। सब कुछ जो हुआ करता था, एवरीथिंग, फ्यूडल लॉर्ड्स, जो ये लॉर्ड्स हुआ करते थे, यही डिसाइड किया करते थे इनके लिए कि ये कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे, सारी चीजें यही किया करते थे। तो ये हम लोग कब से कब की बात कर लिए? मान के चलिए 9th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी की बात हो रही है ये, ठीक है। 12th सेंचुरी, इस पर्टिकुलर टाइम में फ्यूडल सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ, और द किंग रूल्ड, द लॉर्ड्स रूल्ड ऑन द नेम ऑफ किंग, एंड द पीजेंट्स, जिसको हम फार्मर बोलते हैं, दे कंट्रोल देम। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग। फिर हम देखते हैं मैग्ना कार्टा, ठीक है। इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं? इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। उसमें पहला हमने पढ़ा फ्यूडल सिस्टम, देन वी से मैग्ना कार्टा, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियोज हैं जिसको मैंने कंपाइल किया है कि आपको समझ आएगी कैसे दुनिया में इवोल्यूशन हुआ और कैसे हम फंडामेंटल राइट तक पहुंचे। ये बैकड्रॉप भी तो पता हो। सिर्फ फंडामेंटल राइट पढ़ लेंगे तो आपको क्या ही मजा आएगा? मतलब इफ यू आर स्टडिंग, द बेसिक थिंग शुड बी कि आपको समझ आना चाहिए। और समझ कब आएगा? जब मजा आएगा आपको। बैक स्टोरी पता, कुछ तो रीजन होगा। आप जब भी पढ़ते हैं सोचते हैं कि क्यों फंडामेंटल राइट्स आए, क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे इसमें डाला गया, क्यों राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी हमारे आर्टिकल 17 में डाला गया। देयर इज ऑलवेज सम बेसिस बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग जो हो रहा है। नथिंग इज कि बस डाल दिया गया है, ठीक है, उसमें बस मन किया तो डाल दिया किसी ने उठा के। एवरीथिंग हैज अ सम बेसिस कि कुछ ना कुछ हुआ होगा, और उसी की वजह से वो हुआ, वो वहां डाला गया होगा। तो इस ये कब आया था? तो आपको पता होना चाहिए, मैग्ना कार्टा आया था आपका 1215 एडी। ये पर्टिकुलरली सबसे इम्पॉर्टेंट एक एक्ट है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए स्टार्टर बोल सकते हैं आप। ये पहला राइट ऐसा बना था। आज भी आप देखेंगे कोई ऐसा वाटरशेड जो आपका राइट होता है, जो राइट मतलब आप राइट्स जो होते हैं, जैसा जैसे आपको बोला जाए कि वो राइट्स जैसे हमारे पार्लियामेंट में जो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं हमारे फंडामेंटली, तो उनको हम बोलते हैं ना, इट इज़ अ मैग्ना कार्टा। जैसे हम क्या बोला करते हैं कि मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म 1919 का जो आया था इंडिया में, उसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, बिकॉज इट हैज चेंज्ड द पिक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। उसने इंडियन पॉलिटी की पिक्चर ही चेंज कर दी। तो मैग्ना कार्टा उन चीजों को, एक्चुअल में तो ये एक्ट था, बट अब जो मैग्ना कार्टा वर्ड यूज हम करते हैं वो वैसे ही चीजों पे यूज किया जाता है कि इट इज द मैग्ना कार्टा ऑफ आर इंडियन पॉलिटी, द मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919। द बेसिस वाज कि उस पर्टिकुलर एक्ट से हमारे इंडियन पॉलिटी में काफी चेंजेस आए, फ्रॉम इलेक्शन टू बायकैमरलिज्म टू डायरकी टू द डिवॉल्यूशन ऑफ पावर। तो ये चीजें जो हुई उससे हमारे देश में काफी चेंजेस आए विथ रेस्पेक्ट टू द पावर ऑफ पीपल। क्या? विथ रेस्पेक्ट टू द पावर ऑफ पीपल। तो इसलिए उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता था। इसको और क्या बोला जाता था? बर्थ ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। यहीं से स्टार्ट हुआ, आप मान के सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। अब मैग्ना कार्टा एक्चुअल में क्या था? तो 1215 एडी, हम कब की बात कर रहे हैं? 1215 एडी की बात। और कहाँ की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की। कहाँ की बात कर रहे हैं? इंग्लैंड, जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया 200 साल।
इंग्लैंड में उस पर्टिकुलर टाइम में आपको पता होना चाहिए किंग हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन, किंग जॉन, ठीक है। उनके ऊपर लोगों ने इतना प्रेशर दिया कि उनको मैग्ना कार्टा साइन करना पड़ा। अब मैग्ना कार्टा था क्या, क्या प्रेशर दिया लोगों ने? तो ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें जो स्टेट था उसके पावर्स को लिमिट कर दिया गया। मैंने यहाँ क्या बताया आपको, किंग वॉज हैविंग ऑल द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कब तक बोला मैंने? 12th सेंचुरी तक। बट जैसे ही 1212 एडी आया, उस पर्टिकुलर टाइम में क्या हुआ, लोगों को समझ आने लगा हमारे भी कुछ नेचुरल राइट्स हैं, हमारे भी कुछ पावर हैं, हम भी तो एक जनता है, हम नहीं रहेंगे तो हम पे रूल करने वाला किंग कैसे रहेगा? तो दे प्रेशराइज द किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ऑफ ब्रिटेन टू पास दिस मैग्ना कार्टा। तो ये मैग्ना कार्टा उसलिए पास हुआ और लोगों को उससे क्या हुआ, पर्टिकुलरली कुछ राइट्स मिले, कुछ अधिकार मिले उससे, ठीक है। और वो कैसे अधिकार, क्या किन किन बातों पे वो लड़ रहे थे या किन बातों पे उन्होंने प्रेशराइजेशन किया कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने बोला जब तक हम रिप्रेजेंट नहीं होंगे आपके फ्यूडल सिस्टम के अंदर या फिर जो आम पब्लिक है उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, देयर विल बी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, वी विल नॉट गिव टैक्स टू द किंग, वी विल नॉट गिव टैक्स टू द लॉर्ड्स। और अगर टैक्सेस नहीं आएंगे तो किंग कैसे चलाएगा उस देश को? किंग का बेसिक इनकम तो टैक्सेस से ही होता था उस पर्टिकुलर टाइम में। दे वर नॉट हैविंग एनी इंडस्ट्री उस टाइम में कि कोई भिलाई स्टील प्लांट है उनके पास या एनटीपीसी कोरबा है, लारा है कि वहां से वो जाएंगे और वहां से वो ले आएंगे क्या, पैसे कमा लेंगे। देयर वॉज नथिंग लाइक दिस। उस पर्टिकुलर टाइम में किंग के पास यही था, एक टैक्सेशन सिस्टम जिससे वो कमाते थे। और क्या था, उस टाइम पे काफी जो ट्रायल्स हुआ करते थे वो बहुत ही, आप बोल सकते हैं, इलेजिटिमेट होते थे, मतलब आप बोल सकते हैं बहुत ही गलत, वन बायस्ड होते थे। तो उनका एक कहना था, इट देयर शुड बी राइट टू फेयर ट्रायल। अगर किसी ने कोई तो गलती की है तो उसको सजा मिले, बट ट्रायल सही से हो। ऐसा नहीं है डिसीजन बस जिसका एक आदमी का मन किया और वो डिसीजन सुना दिया। इसके बाद हमने फ्यूडल सिस्टम देख लिया, मैग्ना कार्टा देख लिया। देन द नेक्स्ट सिस्टम, द नेक्स्ट चेंज इन आवर कंट्री, आवर वर्ल्ड, जो आया एक डेमोक्रेसी तक पहुंचने के लिए या पार्लियामेंटेरियन सिस्टम या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स तक, वो था हमारा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। क्या था? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ये सब आप लोग कभी कुछ आ गया डेमोक्रेसी के ऊपर क्या, ऐसे तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक पॉइंट, भले अभी ये इंडियन पॉलिटी में आपको इस पढ़ने के बाद लगेगा कि सर स्टोरी सुना रहे हैं, यार हर चीज इंपॉर्टेंट होती है तभी मैं देने की कर रहा हूँ नोट्स, इतना मेहनत करके कहीं नोट्स दे रहे हैं तो इट कैन बी पुट ऑन ऐसे, आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या यूज हो सकता है। इफ देयर इज समथिंग रिलेटेड टू, आप जैसे लिख सकते हैं अगर कोई ऐसे आ गया विथ दैट इज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, इफ कोई ऐसे आ गया, हाउ द इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हाउ आर फंडामेंटल राइट्स हैव इवॉल्वड, या कोई एक ऐसा ऐसे आ गया कि देयर इज अ करंट न्यूज़ की बहुत ज़्यादा सोशल राइट जो है, ह्यूमन राइट, क्या बोल रहे हैं आपके, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, उसके ऊपर कोई ऐसे आ गया, यू कैन राइट दिस ऑल थिंग्स। ये एक पैराग्राफ में आप लिखेंगे तो आपके ऐसे जो चेकर है उसको, ये 4 से 5 लाइन में भी समअप हो सकता है ना। ये 4 5 बड़े बड़े वर्ड और 4 5 बड़े बड़े जो कंसेप्ट हैं उसको लिख देंगे आप, तो उनको जो चेकर है उसको समझ आएगा, यार ही नोज समथिंग, ही इज नॉट द पर्सन कि उन्होंने मग करके आ गया, मगअप करके आया और उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, ही इज हैविंग सम इंट्यूटिव नॉलेज, ठीक है। Wherever we, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 की बात कर रहे हैं हम लोग। उस टाइम पर्टिकुलर टाइम में 1688 में कहाँ की बात कर रहे हैं? इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम में लोगों का प्रेशर और डेवलप हुआ और इस रिवॉल्यूशन, ये जो रिवॉल्यूशन था वो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं हुआ था। तो इस रिवॉल्यूशन के बाद जो प्रेशर था उसके बाद क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जन्म हुआ। मतलब मोनार्की रहेगी मगर एक संविधान भी रहेगा, संविधान के तहत काम चलेगा और मोनार्की जो किंग है वो भी रहेगी। वो आज भी देख रहे हैं आप इंग्लैंड में वही चल रहा है। there is a constitution, there is a legislature, there is a prime minister, but there is also a monarchical king. This is the system they are following till now 21st century तक, ठीक है। तो क्या हो गया, मैंने बोला आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो क्या हुआ इसमें, पार्लियामेंट जो था उस टाइम भी था मगर पार्लियामेंट के पावर, द एम्बिट ऑफ पावर ऑफ पार्लियामेंट वॉज इंक्रीज, पार्लियामेंट के पावर को बढ़ा दिया गया, ठीक है।
बिल ऑफ राइट्स आया इसमें, बिल ऑफ राइट्स, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कुछ एनकोड किए गए, कोडेड किए गए कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, क्या था बिल ऑफ राइट्स 1689, यहीं पे आपके कुछ राइट्स को डिफाइन किया गया था। ठीक है, इसने काफी इंपैक्ट डाला ये बिल ऑफ राइट्स ने, किसने, किसके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे आप तो वहां आपको एक्सप्लिसिटली एक बिल ऑफ राइट्स दिखेगा। स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल्स हैं उनमें, एंड इट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम दिस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का बिल ऑफ राइट्स 1689। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिवॉल्यूशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू आर स्टोरी, तो यहां पे आप देख रहे हैं फ्रेंच, ये तो आप लोगों को पता ही होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा ही है सबने 10th 9th में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो हुआ था 1789 में, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लोगों ने एक स्लोगन दिया था। क्या स्लोगन था इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, तो इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फर्स्ट टाइम लोगों ने डिमांड किया उस पर्टिकुलर टाइम में फ्रीडम फ्रॉम मोनार्की एंड फ्यूडलिज्म। जो मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था, किंग वाला सिस्टम चल रहा था, और जो फ्यूडल सिस्टम जिसमें किंग लॉर्ड्स जो हुआ करते थे वो रूल किया करते थे, वो बनाया करते थे लॉज किसके लिए या क्या करेंगे आम पब्लिक, उसके खिलाफ पहली बार आवाज उठाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोगों ने। उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू अचीव द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये तीनों वर्ड मैंने आप लोगों को समझाए हैं किसमें, प्रेम्बल की क्लास में, वही इनका मतलब है। हमने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही ये तीन कंसेप्ट को लिया है अपने प्रेम्बल में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वही तीन चीजें यहाँ पे पहली बार मांगी गई, और इस पर्टिकुलर टाइम में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स लाया गया। क्या, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन। ठीक है, इसके बाद और क्या, अब इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी जब यहाँ पे खत्म हुआ ना, अब आ गए हम लोग 1800 में तो पहुंच ही गए। अब 200 साल की बस बात है ना पहले की, तब ये टाइम आ गया था। इसके बाद स्लोली स्लोली पूरी दुनिया के लोगों को क्या समझ आने लगा, समझ आने लगा कि जो स्टेट का काम है, क्या स्टेट का काम क्या है, सिटीजन्स के राइट्स का सुरक्षा करना, टू प्रोटेक्ट द वर्क ऑफ इस पर्टिकुलर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड पुअर के बाद लोगों को समझ आया द बेसिक वर्क ऑफ अ किंग और अ बेसिक वर्क ऑफ अ स्टेट इज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पीपल। उनका काम हमारे ऊपर रूल करना नहीं है, हमारे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। अभी और समझेंगे, मैं डेफिनेशन दूंगा आप लोग को उस टाइम, फिर एक सेकेंड अप्रोच लूंगा मैं आपको समझाने का। ये अभी बेसिक एक मैं आपको स्टोरी लाइन में समझा रहा हूं, फिर डेप्थ में भी जाके थोड़ा समझेंगे इन चीजों को हम लोग। ठीक है, डेमोक्रेसी इवॉल्व जहां कहाँ होती है, जहां पे राइट्स, पार्टिसिपेशन और इक्वलिटी पे फोकस किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग कुछ नोट्स लिख लेते हैं इसके, और उसमें और समझेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हॉब्स। वो उसके बाद फिर हम लोग फंडामेंटल राइट्स हमारा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो लिखिए, स्टेट क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए फिर आप लिखिएगा स्टेट क्या होता है। जो स्टेट मैं बार बार बोल रहा हूं ना, तो स्टेट एक टेरिटोरियल कंसेप्ट है। ठीक है, क्या है, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, जिसमें स्टेट के बॉर्डर होते हैं। स्टेट मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट की बात नहीं हो रही है स्टेट में ना, जब मैं पॉलिटी में स्टेट की बात ऐसा कर रहा हूं ब्रॉडर वे में, तो वो इंडिया की बात होती है। दुनिया में स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो स्टेट्स क्यों लिखा हुआ, स्टेट इज द बाउंड्री, स्टेट इज अ प्लेस विच इज टेरिटोरियली डिफाइंड। ठीक है, तो वो ऐसा जगह होता है जो टेरिटोरियली डिफाइंड होता है। उसके तीन फंक्शन होते हैं टोटल स्टेट के, आप समझ सकते हैं। वो तीन फंक्शन क्या होंगे स्टेट के, तो सबसे मेन फंक्शन होगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिया है। तो स्टेट के तीन फंक्शन क्या होते हैं, तीन हाथ होते हैं स्टेट के, हमारे दो हाथ हैं, स्टेट के तीन हाथ होते हैं। आप याद रखिए, चौथा हाथ और बोलते हैं हम, इनविजिबल हाथ भी होता है उनका।
वो चौथा हाथ क्या, तीन हाथ के साथ अच्छा थोड़ी ना लगेगा स्टेट। तो चौथा हाथ जो इनविजिबल हाथ होता है और वो पिलर है, वो सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल हाथ है हमारे डेमोक्रेसी का, वो है आपका क्या, जो आपकी न्यूज पब्लिकेशन होता है, जो आपकी मीडिया होती है। दिस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हम बोलते हैं ना, देयर आर थ्री पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। डायरेक्ट पिलर आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये तीन फंक्शन है किसका, एक डेमोक्रेसी का, एक स्टेट का। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सब के ऊपर चेक रखने वाला एक और है, वो है इनविजिबल हैंड आप बोल सकते हैं। एंड इट इज द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी विच इज कॉल्ड एज प्रेस, द मीडिया। ठीक है, तो ये तीन बेसिक फंक्शन होते हैं। अगर वो नहीं भी हो तो ये तीन फंक्शन तो एक टेरिटोरियल कंसेप्ट में होते ही होते हैं। ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट में क्या होता है, मॉडर्न कंसेप्ट में राइट्स होते हैं। ठीक है, राइट्स होते हैं इसमें, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं, तो टोटल चार कंपोनेंट होते हैं राइट्स के, आपके स्टेट के। चार कंपोनेंट क्या, चार चीजें मिलके बनती हैं एक स्टेट। अगर ये चार चीजें नहीं होंगी तो स्टेट नहीं कहला पाएगा। एक क्या होता है, टेरिटरी, नहीं पहले लिखते हैं पीपल, सबसे इंपॉर्टेंट। तो टेरिटरी तो दुनिया में हर जगह है। पीपल एंड पॉपुलेशन, लोग ही नहीं होंगे तो स्टेट क्या होगा। दूसरा हुआ, भाई लोग हैं तो टेरिटरी चाहिए होगी। जिन लोग तो हर जगह है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, तो सबको थोड़ी ना स्टेट बोलेंगे। अब लोग जहां है उसमें एक पर्टिकुलर टेरिटरी डिफाइंड है, उसको हम स्टेट बोलेंगे। अब स्टेट, भाई लोग हैं, टेरिटरी भी डिफाइंड है, अगर गवर्नमेंट ही नहीं है तो उसको क्या नाम देंगे, क्या स्टेट देंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ऊपर आपका क्या चाइना और नेपाल की टेरिटरी आप मान के चलिए। टेरिटरी तो डिफाइन ऑटोमेटिक हो गई, सब अपना अपना बॉर्डर बना लिए, लोग तो वहां रह ही रहे हैं, बट गवर्नमेंट ही नहीं रही नेपाल में, तो उसको स्टेट नहीं बोलेंगे। स्टेट के लिए गवर्नमेंट भी बहुत नेसेसरी है। और आखिरी सोवरेनिटी, अगर गवर्नमेंट भी है और गवर्नमेंट भी है और वो किसी और के डिक्टेट पे काम कर रही है, तो वो स्टेट थोड़ी ना कहलाएगा। ये तो रूलिंग स्टेट हो जाएगा, रूल्ड स्टेट हो जाएगा। मतलब स्टेट जैसे जब इंडिया था, और इंडिया जब सोवरेन नहीं हुआ करता था, हमारे पास खुद के लिए पावर नहीं थे, तो हम क्या बोलते थे, वी आर रूल्ड बाय द वी आर रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो हम लोग ब्रिटिश के स्टेट हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स के कंट्री माने जाते थे हम। ब्रिटिश इंडिया, हम क्या बोला जाता था हमको उसमें, ब्रिटिश इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स की ही कंट्री थी ये सारी कंट्री, जिनको वो कॉलोनी बना के रखे हुए थे, वो कॉलोनी बोला करते थे ना उस टाइम। तो चार कंपोनेंट होते हैं मेन, पॉपुलेशन या पीपल होने चाहिए, वो एक डिफाइंड टेरिटरी में होने चाहिए। इसके बाद एक गवर्नमेंट होनी चाहिए इन सब चीजों को देख रेख करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सोवरिन होने चाहिए वो। गवर्नमेंट भी है और सोवरिन नहीं है तो मतलब क्या हुआ, किसी और स्टेट के हो गए वो तो लिखिए, ड्यूरिंग मिडिवल हिस्ट्री, ड्यूरिंग मिडिवल हिस्ट्री, कॉमा कॉमा we see feudal system, full stop. Initially king used to pay soldiers through horses, comma coins, comma land, comma property, comma gold and rank, comma that is, comma his dependence on these things was such that king used to be considered as weak, that is, he was dependent on feudal lords। हम जो बताया ना फ्यूडल सिस्टम में मैंने, क्यों फ्यूडल लॉर्ड्स के पास इतने पावर हुआ करते थे, क्योंकि देखिए किंग जो था, किंग इन फ्यूडल लॉर्ड्स के पास, किंग के पास तो कुछ हुआ नहीं करता था, किंग के पास ये फ्यूडल लॉर्ड्स लाते थे पैसा। तो किंग इनको किस पे किया करते थे, हॉर्सेस पे, जमीन पे, उनका रैंक बढ़ा दिए, ये सारी चीजें करके, कॉइन्स पे। तो इसलिए बहुत वीक सिस्टम था एक, अगर उनको पे नहीं करेंगे तो फ्यूडल फ्यूडल लॉर्ड जो होते थे वो बगावत करके अपना स्टेट एक क्रिएट करना चालू करते थे। अगर ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, यहाँ निज़ाम उल मुल्क की बात करेंगे हम लोग, और उन सारे कंसेप्ट को देखेंगे आप, अनवरुद्दीन और ये सब चीज़ों को, तब आपको समझ आएगा देयर इज अ टाइम जब ऐसी चीज़ें होती थी, जब पे नहीं कर पाते थे, जब वो पावर नहीं बढ़ा पाते थे क्या, किंग फ्यूडल लॉर्ड्स के, तो दे रिबेल।
तो द सिस्टम ऑफ किंग वॉज वेरी वीक एट दैट पर्टिकुलर टाइम। नेक्स्ट लिखिए मैग्ना कार्टा के बारे में। मैग्ना कार्टा कॉमा 1215 1215, इट मीन्स ग्रेट चार्टर। क्या बोलते थे उसको? ग्रेट चार्टर। इट established the principle of it established the principle of sorry ऑफ काट दीजिए, द प्रिंसिपल दैट everyone is subject to the law, comma, even the king and guarantees the right of individual, comma, the right to justice and the right to fair trial। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट, इट वॉज कोडिफाइड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। फर्स्ट, to protect men from illegal imprisonment। इलीगली किसी को अंदर नहीं करना है, इलीगली कोई दबाव नहीं होना चाहिए, उसके लिए था, मैंने बताया। सेकंड, जस्टिस टू ऑल। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म 1919, यह आया था 1919 में भारत में। इज नोन एज इंडियाज मैग्ना कार्टा। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा, इंडिया का मैग्ना कार्टा अगर क्वेश्चन है पूछता है प्रीलिम्स में तो वो क्या है? मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1990। ठीक है, मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिपोर्ट जो था उसके लिए आया था, वही था। फिर नेक्स्ट लिखिए ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। दिस इवेंट ultimately changed how England was governed, giving Parliament more power over the monarchy and planting seeds for the beginning of a political democracy. Also, this event established the supremacy of Parliament। अब नेक्स्ट लिखिए, मैं सबको एक एक पैराग्राफ में लिखा दे रहा हूं कि आपको कभी समझना करना रहा तो ऐसे आप याद कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे भूल जाएंगे ये सब चीजों को आप, अगर नोट्स रहता है तो इट इज इजी। ठीक है, इट इज इजी। नेक्स्ट लिखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन। गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू एक फिलोसोफर थे उस टाइम पे। ही फाउंड दैट, कॉमा, if the power is concentrated in a single person's hand or a group of people, then it resulted in a tyrannical form of government। टायरेनिकल मतलब जो एक सिंगल किंग रूल करता है ऊपर से और कोई सुनवाई नहीं होती वहां, टायरेनिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड देयरफॉर कॉमा he suggested that there should be clear division of
पावर बिटवीन द थ्री ऑर्गन ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। आप लोगों को मैंने एक कंसेप्ट बताया, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दूसरा क्या कंसेप्ट सबसे बड़ा था, ये मैंने लिखाया है, वो तो बस सबको पता है तो रहने दीजिए उसको लिखने में। मॉन्टेक्यू एक उस पर्टिकुलर टाइम में आपको पता होना चाहिए कि फिलोसफर हुआ करते थे, एक पॉलिटिकल फिलोसफर, एक थिंकर हुआ करते थे। उन्होंने ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर किंग है और किंग के ऊपर पूरे पावर को हम एकत्रित कर देंगे, पूरे पावर को, इफ वी गिव द पावर, टोटल पावर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, into the hands of king, there will be tyranny। टायरेनी का मतलब कि अरे लेजिस्लेचर भी वही है, लॉ आपके लिए वही बनाएगा, आपके लिए समझेंगे भी वही, आपके लिए वर्डिक्ट भी वही देंगे, जुडिशरी भी वही एक्ट कर रहा है। अगर ट्रायल हो रहा है तो वो कैसे उनके ऊपर कोई कुछ उंगली उठा पाएगा, वो गलत कर रहे हैं सही, जो किंग बोल रहा है, व्हाट किंग सेज इज राइट, ये हो गया, फिर तो वो टायरेनी हो गई। ये तो बहुत हिपोक्रेटिक टाइप की चीज है कि आप ही जुडिशरी, आप ही एग्जीक्यूटिव, आप ही लेजिस्लेचर, देश चल रहा है, चिल हो रहे हैं ऊपर बैठ के किंग टाइप से लोग। तो ये ठीक नहीं था। उनका कहना है अगर देश में गवर्नमेंट बनाई जाए तो उनका कहना था कि तीन अलग अलग सीसी ले, समझ लीजिए तीन अलग अलग कैन है, जार है, ठीक है, क्या है, कैन है, जार है। उनका सिंपल कहना ये था मॉन्टेस्क्यू का कि आप लेजिस्लेचर को एक जार में डाल दो, जुडिशियरी को एक जार में डाल दो, एग्जीक्यूटिव को एक जार में डाल दो। अब ये जार को सील टाइट कर दो, ठीक है, एयर टाइट सील्ड। अब ना लेजिस्लेचर जुडिशियरी का काम करेगा, ना जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव का काम करेगा। देयर इज क्लियर कट डिफाइंड डिफरेंस, सेपरेशन ऑफ पावर। यही सेपरेशन ऑफ पावर भी है। इसको तीन हिस्से में मैं ऐसे डाल दूं, स्केड्यूल 7 लिख दूं, यहाँ पे, यहाँ लेजिस्लेचर लिख दूं, यहाँ जुडिशियरी लिख दूं, यहाँ एग्जीक्यूटिव लिख दूं। अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इनका पावर, इनका पावर, इनका पावर। इनका कंसेप्ट सीधा यही था, तीन डब्बों में डालो, डाल के खत्म कर दो, टाइट कर दो उसको, सील टाइट एकदम। और उसका कहना था कि कोई भी पावर यहाँ पे इंटरलिंक नहीं होना चाहिए। जुडिशियरी जुडिशियरी का काम करेगा, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव का काम करेगा, लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर का काम करेगा। तीन अलग अलग ऑर्गन की बात कही थी मॉन्टेस्क्यू ने। एंड दिस हैव वेरी मच इम्पैक्ट इन एवरी कंट्री जो आज डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल चल रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक आखिरी कंसेप्ट और हम समझ लेते हैं इन सब के साथ। ये सारे तो हमने स्टोरी समझ ली कि क्या क्या इवोल्यूशन हुआ टाइम के साथ, क्या क्या कंट्रियों में इवोल्यूशन हुआ। बट अब हम समझेंगे क्या कि एक और थ्योरी, जो थ्योरी दी थी हमको थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रोजे ने, ये थ्योरी का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। लिख लीजिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं क्लासेस में? डू टेल मी, डीएम मी, डिस्कशन ग्रुप में लिखिए आप, और स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि वी आर हैविंग अ वेरी चीयरफुल क्लासेस। और नहीं भी आ रहा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये मटेरियल आपको कहीं ऐसा अवेलेबल तो मेरे को लगता नहीं होगा। गो ऑन यूट्यूब, इधर गो ऑन द क्लास। तो हम लोग देख रहे थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। क्या देख रहे थे हम लोग? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो इसमें आप लोग सबसे पहले समझेंगे हम लोग क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट आपको समझ आ जाए क्लैरिटी में। तो देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो किसने, किन तीन थिंकर्स ने दिया ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, उनका नाम था आपका थॉमस होब्स, जॉन लॉक और रोजे। ये तीन फिलोसफर थिंकर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने दिया क्या, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और वो बेसिक आइडिया क्या था इस थ्योरी का, मैं आपको वो समझाता हूँ। बेसिक आइडिया समझ आना चाहिए आपको, बहुत थ्योरी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली उनका कहना था कि लोगों ने अपने कुछ नेचुरल राइट्स को छोड़कर एक संविदा के तहत, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या किया है, गवर्नमेंट का निर्माण किया है। ठीक है, मैं एकदम हिंदी में प्योर बता रहा हूं कि आपको समझ आए। उनका कहना था लोगों ने कुछ नेचुरल राइट्स को छोड़कर एक संविधा, एक साइन किया है कुछ एक गवर्नमेंट के साथ, क्या आप बोल सकते हैं, राइट। और उन्होंने क्या किया है, एक कंट्री, एक स्टेट का निर्माण किया है, स्टेट बनाया है उन्होंने, जिसका काम क्या है, जिसका काम है उनके अधिकारों की रक्षा करना। देखिए आप समझिए इस कंसेप्ट को, बहुत डेप्थ में ये कंसेप्ट है। एक्चुअली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब ये है
जस्ट आप बैक चले जाइए स्टोरी में मेरे साथ, ठीक है? आँख को बंद कीजिए, सोचिए जब दुनिया में लोग हुआ करते थे, ठीक है? एक ऐसा टाइम तो आया रहा होगा जब दुनिया में लोग थे, जिस पर्टिकुलर टाइम में ना कोई किंग था, ना क्वीन थी, ना राजा था, ना पार्लियामेंट था, ना कॉन्स्टिट्यूशन था, ना गवर्नमेंट था। लोग थे। क्या थे? सबसे पहले क्या थे इस दुनिया में? लोग, पीपल। इफ देयर वर नो पीपल, देयर डिडंट एग्जिस्ट अ किंग, और वहां पे भी एक और क्या चीज, देयर कांट बी अ गवर्नमेंट, ठीक है? तो जो लोग होते हैं उनके पास अपने नेचुरल राइट्स होते हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं। भाई मैं कहीं इंडिया के छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हूं, तो मेरे कौन होता है दुनिया में रोकने वाला कि मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाके अपना घर ना बना सकूं? ये पहले हुआ करता था, ये नेचुरल राइट था मेरा। मैं दुनिया में पैदा हुआ हूं, वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरी है, ठीक है? ये आप समझ रहे हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? नेचुरल राइट था यार ये ऐसा कोई बाउंड्री नहीं थी। जब पहले के लोग थे, दे आर फ्री, दे वर फ्री टू गो एनीवेयर, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई किंग वाला कंसेप्ट नहीं था। वो बढ़िया एक जगह पे रहते थे, वहां पे जानवर वानवर को मारे, हंटर गैदरर टाइप का, खा वा लिए, खाने के बाद जो मिल रहा है पेड़ वेड़ में फल उगे हुए हैं उसको खा लिए, पूरा जीवन वैसे ही चल रहा है उनका। अब जब लोग समझे, लोगों को अब उसमें क्या होता था, उसमें कहीं, उसमें लोग लोगों के दुश्मन हो जाते थे। अगर कोई आदमी आपके एरिया में घुस रहा है तो लोग उसको मार दे रहे हैं, एक दूसरे में हाथापाई हो जा रही है। और बहुत सिचुएशन ऐसी थी कि लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल के ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी से नहा नहीं रहा करते थे उस टाइम पे। इसलिए तो हंटर एंड गैदरर बोलते थे ना हम। जब लोगों को समझ आया ऐसे नहीं चलेगी दुनिया मार धाड़ से, हमको जीने के लिए कुछ समझना पड़ेगी चीजें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कुछ राइट्स, वो एक नेचुरल राइट था हमारा, हम कहीं भी जा सकते हैं। वो नेचुरल राइट था कि जमीन कहीं भी हम खेती कर सकते हैं, क्या रजिस्ट्री की जरूरत थी? जमीन कहीं भी खेती कर लो, घर कहीं भी बना लो, ये तो आप कर सकते थे नेचुरली पहले। हंटर एंड गैदरर क्या करते थे? वो कहीं भी जाते थे, कहीं भी रहते थे, उनका बस ये था कि हमारा है पूरा दुनिया। बट आप समझेंगे इससे दिक्कतें थी। आपकी जमीन में आज की डेट में कोई आके बैठेगा तो आप उसको तुरंत निकाल देंगे, जब तक आपका फील नहीं है कि वो आके रह सके वहां, ठीक है? आपके घर में कोई आ सकता है क्या? तो यही हुआ कि हमने अपने राइट्स कुछ दिए। किसको दिए? एक गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए हमने उस राइट्स को दिए, और हम बोले कि हम सब मानेंगे आपकी बात, ठीक है? अब गवर्नमेंट का क्या काम होगा जब हम कुछ राइट्स को छोड़ के उनको एक गवर्नमेंट बना के दे रहे हैं कुछ? भाई आपको बहुत सारे अपने राइट्स छोड़ने पड़ेंगे। अब आप किसी का जाके मर्डर नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक जुडिशियरी थी, एक किंग वहां पे डिसीजन लेने वाला था उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है? यू आर नॉट फ्री टू डू एवरीथिंग। भाई वो तो उस टाइम पे, तो जनरल टाइम पे जब नेचुरल राइट्स था, आप अपने सेफ्टी के लिए किसी को मार सकते थे। बट आज की डेट में ऐसा किसी को कर देंगे आप, ये सब राइट्स बनने के बाद तो सेफ्टी हो कुछ भी हो, केस चलेगा आपके ऊपर। तो आपने बहुत सारे अपने नेचुरल राइट्स छोड़े उसके लिए, एक गवर्नमेंट को बनाने के लिए। फिर गवर्नमेंट का क्या काम होगा उसमें? तो गवर्नमेंट का काम होगा कि आपके राइट्स को बचाए वो, टू प्रोटेक्ट योर राइट्स। द बेसिक वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट, द बेसिक वर्क ऑफ अ स्टेट इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, बिकॉज पीपल हैव लेफ्ट सम ऑफ देयर नेचुरल राइट्स फॉर मेकिंग दिस पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है? तो लॉके का कहना था, स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट लिबर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी। भाई जिसकी लिबर्टी है, देखिए बहुत थिन लेयर है। पहले फ्रीडम हुआ करता था, क्या था? फ्रीडम, पीपल वर हैविंग फ्रीडम। बट जब वो स्टेट बनता है तो वी आर नॉट फ्री, वी आर लिबरल, हमारे पास फ्रीडम नहीं है आज की डेट में। वी आर हैविंग लिबर्टी। जो मैंने लिबर्टी समझा, हमने, हमारे पास गवर्नमेंट ने लिबर्टी दी, हम ये चीजें कर सकते हैं, दैट आर डिफाइंड, वी आर लिबरल, हमारे पास लिबर्टी है चीजें करने की। बट वी आर नॉट हैविंग फ्रीडम टू डू दैट। हर चीज करने के लिए फ्रीडम नहीं है हमारे पास, लिबर्टी है, चीजें लॉ के अंतर्गत आपके पास। आपके पास जो फ्रीडम है वो लॉ के अंतर्गत है, आप इलीगली कुछ फ्रीडम वाली काम नहीं कर सकते। आपका फ्रीडम लिबर्टी है, गवर्नमेंट लिबरल है कि आप ये चीजें कर सकते हैं, सो दैट एक केओस ना मचे, ठीक है? तो ये थिन लेयर है फ्रीडम ऑफ लिबर्टी के अंदर। तो लोके का कहा कहना था कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के ऊपर स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स बनाने चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिखता है आर्टिकल 21, लाइफ के लिए ना, राइट टू लाइफ, ठीक है? इसके बाद क्या प्रॉपर्टी दिखता है हमको? पहले 19(1) जी था वो, उसको हटाया गया फंडामेंटल राइट से। हमारे पास अभी लीगल राइट है वो आर्टिकल 300A, ठीक है? तो ये राइट टू प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास।
और लिबर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको बहुत जगह दिखती ही दिखती है, हमारे सबसे मेन प्रिम्बल में ही दिखती है आपको। फिर रोजे ने क्या बोला, जनरल विल इज सुप्रीम। इसका मतलब था कि जनरली जो पीपल का विल है वो ही सबसे ऊंचा होगा। जैसे हम आज डेमोक्रेसी में देखते हैं, जनरली पीपल का विल है कि अगर मोदी जी को गवर्नमेंट में बैठाना है, प्राइम मिनिस्टर बनाना है, लीडर ऑफ द हाउस बनाना है, तो वही सर्वोपरि है, इट इज द एंड, वो होगा। ठीक है। इसके बाद हॉब्स ने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग स्टेट नीड टू अवॉइड केओस। जो अगर आपके स्टेट को, आपके देश के अंदर इंटरनल डिस्टरबेंस चल रहा है, अगर आपके देश के अंदर राइट्स चल रहे हैं, अगर आपके देश के अंदर पीस नहीं है, इंटरनल पीस नहीं है, लोग लोगों से लड़ रहे हैं, चोरी हो रही है, करप्शन है बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, वो स्टेट स्ट्रॉन्ग स्टेट हो ही नहीं सकता। उनका कहना था, किसका, हॉब्स का, जॉन हॉब्स का। तो इन चीजों के लिए तो हमारी गवर्नमेंट आज भी काम करती है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो फॉलो द सोशल कंसेप्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। हम बोलते हैं ना, हमारा स्टेट जो इंडिया है, हमारी गवर्नमेंट किस लिए बनी है, हम एक वेलफेयर स्टेट है। हमारे गवर्नमेंट का काम रूल करना नहीं, हमारे गवर्नमेंट का काम है लोगों के लिए अच्छा काम करना, वेलफेयर प्रोवाइड करना। ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब पहले के जमाने के लिए गवर्नमेंट हुआ करती थी या किंग, चलिए दोनों को देख लेते हैं, गवर्नमेंट और किंग। ठीक है। ये दोनों के दोनों कब 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 वर्क कर पाएंगे, ये दोनों वर्क पर कर पाएंगे जब पीपल रहेंगे। पीपल के ऊपर तो किंग रूल करेगा, या गवर्नमेंट भी किसके लिए काम करेगी, पीपल के लिए। तो गवर्नमेंट का काम क्या है, तो गवर्नमेंट का काम है टू प्रोटेक्ट द राइट्स। ठीक है। और क्या है, वेलफेयर करना। अब पीपल का क्या काम है, पीपल का क्या काम है, टू गिव पावर ऑफ टैक्सेशन एंड सर्टेन राइट्स। मैंने बताया ना, हमने कुछ छोड़ा, हम भाई टैक्स के एम्बिट में आ गए, हम अपने राइट्स कुछ छोड़े। तो जो पावर, और जो पावर हमने छोड़ा, और पावर हमने किसको, पीपल ने दिया, गवर्नमेंट को। वो तो गवर्नमेंट का वाइसे वर्सा काम क्या है कि लोगों के राइट्स और वेलफेयर करे उनका। ठीक है। ये एक आपका लूप बन गया। इसके साथ साथ आप और क्या देख सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जो है मिसयूज करती है अपने पावर का, क्या करती है, मिसयूज करती है अपने पावर का, तो लोग क्या करेंगे, पीपल क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे अपने लीडर को, रिप्लेस कर देंगे या ओवरथ्रो कर देंगे किसको, गवर्नमेंट को। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के चेक्स एंड बैलेंसेस में हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में आप डेफिनेशन लिख लीजिए, आप कुछ चीजें। एज पर हॉब्स, कॉमा, व्हेन ह्यूमन बीइंग आर क्रिएटेड, कॉमा, they are in the state of nature, full stop. In this state, comma, each person would have rights or license to do everything in the world, full stop. Hobbes argue could lead to a war of, Hobbes argues could lead to a war of all against all. मैंने बोला ना, अगर सबके पास पूरी दुनिया सबकी है, सबके पास पूरी दुनिया के लिए राइट है और काम कर कुछ भी कर सकते हैं लोग, तो क्या होगा, लोग एक दूसरे से ही लड़ने लगेंगे, आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे को। अरे भाई, दो पड़ोसी का घर है, अगर वेल डिफाइंड क्या नहीं होगी, आपके प्लॉट का 2000 स्क्वायर फीट है और 2000 स्क्वायर फीट वेल डिफाइंड नहीं होगा, 1 स्क्वायर फीट के लिए लड़ाई हो जाएगी। कोई किसी के घर को दबा देता है तो आज भी देखते हैं, अब लड़ाई हो जाती है, भले अब लीगल जाती है। आप सोच के देखिए, पहले के जमाने में भी जमीन के लिए हो सकती थी, खेती थी, खेती की जमीन कोई और दबा दिया उधर, उस पर्टिकुलर टाइम में हमने इतना यहाँ पे कब्जा कर रखा है, जैसे शेर बोलते हैं ना, शेर ये हमारा जगह है, वैसे ही लोग बोला करते थे उस पर्टिकुलर टाइम में। तो क्या होगा उससे, अगर कोई आदमी बोलेगा ये वाला जगह मेरा भी है करके, तो वहां लड़ाई हो जाएगी, वॉर अगेंस्ट पीपल। हर एक पड़ोसी अड़ोसी एक दूसरे को देखेगा नहीं, फुल माहौल हो जा रहा है, वॉर का वासेपुर बन जा रहा है। तो माहौल ठीक नहीं है ना यार, वासेपुर ऐसे थोड़ी ना चलेगा, वासेपुर वासेपुर बन जाए तो। इसलिए क्या बोला उन्होंने, हॉब्स आर्ग्यूड दैट इट कुड लीड टू वॉर अगेंस्ट वॉर।
So in order to avoid, it, people accede to a social contract and established civil society. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एज पर हॉब्स, कॉमा, society is a population beneath a sovereign authority to whom all individuals in that society unconditionally feed. Some rights for the sake of protection of their remaining rights. Full stop. Any power exercised by this authority cannot be resisted because the protector's sovereign power derived from individual surrendering, फिर से बोल रहा हूं मैं, एनी पावर एक्सरसाइज्ड बाय दिस अथॉरिटी कैनॉट बी रेजिस्टेड बिकॉज द प्रोटेक्टर्स सोवरेन पावर डिराइव्स फ्रॉम इंडिविजुअल surrendering their own sovereign power for protection. तो मैंने यही समझाया आपको, लोग क्यों छोड़ते हैं अपने राइट्स, वो पूरा लिखा दिया हूं मैं. ठीक है, वही चीज जो मैंने बोली है वही इजीएस्ट लैंग्वेज में मैंने लिखा दी है वहां पे, सो दैट यू कैन रिप्रोड्यूस, समझ पाएंगे आप. अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट. टाइप्स ऑफ राइट क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ह्यूमन राइट होता है. क्या होता है, सबसे पहले देखिए 4 प्रकार के टाइप्स ऑफ राइट लिख लीजिए, तब फिर हम लोग देखिए, हम लोग टॉपिक के अंदर अब घुस रहे हैं धीरे धीरे. अब हम आएंगे फंडामेंटल राइट की ओर. आज की क्लास आपका फोल्डर बना रहा हूं मैं, क्या होता है आपको समझ तो आए. लीगल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, स्टैट्यूटरी राइट क्या है, और ये राइट्स आए क्यों. अरे यार यही नहीं पता, लोग पढ़ते हैं जब तो यही नहीं समझते हैं. ये द बेसिक थिंग इज समझना होता है ना हमने कि बेसिक क्या है, क्यों बना वो. अब आपको पता है कि क्यों बना, क्या थे रीजन, थिंकर्स ने क्या सोचा, क्या दिक्कतें आई थी लोगों को, और वो दिक्कतें हमको नहीं फेस करनी पड़ रही है क्योंकि लोगों ने वो दिक्कतें फेस करके ये चीजें बना ली हमारे लिए. माइट भी ये और इवोल्यूशन हो, इसमें हम सब जो हो कुछ और इवॉल्व कर जाए कुछ सालों में. तो ये एक हिस्ट्री है. हिस्ट्री इज अ वेरी डेकोरेटिव थिंग. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो द हिस्ट्री ऑफ. मैं तो बोलता हूँ, और ऑलमोस्ट एवरी कंट्री आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए. हिस्ट्री से बहुत चीजें, प्रेजेंट और पास्ट जब पता होता है, आपको हिस्ट्री पता होती है तो आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाते हैं. हम बोलते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. तो बहुत सी चीजों में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ राइट, 4 प्रकार के टोटल राइट्स होते हैं, आप समझिए. पहला होता है ह्यूमन राइट, दूसरा होता है फंडामेंटल राइट, तीसरा होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, चौथा होता है स्टैट्यूटरी राइट. तो मैं एक एक को समझा देता हूं आपको. जो आपका ह्यूमन राइट होता है, आप लिखिए इसमें, ह्यूमन राइट के नीचे लिखते जाइए, एक एक को लिखाते जाता हूं, समझाते जाता हूं. दीज आर बेसिक मिनिमल राइट इनहेरिटेड बाय ह्यूमन बीइंग. ठीक है, देखिए ये क्या होता है, ये एकदम बेसिक राइट है. एग्जांपल जैसे क्या हो गया आपका वॉयलेशन, ये जो कोई भी आपका ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, आपको जस्टिस के लिए जाने नहीं मिल रहा है, आप वॉर में हैं, आपके ऊपर लोगों के साथ रेप हो रहा है, लोगों का मर्डर हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रही हैं, तो ये क्या बेसिक राइट है, वो सब नहीं होने चाहिए. वो सब चीजें, आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, आपका पर्सनल स्पेस कभी भी नहीं जाना चाहिए. तो वो क्या हो गया, आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो एक जीवन में एक इंसान होने के तहत आपके पास होने चाहिए.
ठीक है, एक बेसिक डेकोरम होना चाहिए, जो चीजें होती है उनको बोलते हैं हम क्या, ह्यूमन राइट्स। सेकंड मैंने लिखा फंडामेंटल राइट्स, तो आप इसमें लिखिए दे कैन बी कॉल्ड एज ह्यूमन राइट्स और नेचुरल राइट्स mentioned in, they can be called as human right or natural right mentioned in part 3 of constitution। ये ह्यूमन राइट ही है। देखिए जो आपके बेसिकली ह्यूमन राइट क्या होते हैं, राइट टू इक्वलिटी ह्यूमन राइट होता है, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रोफेस प्रोटेक्ट योर रिलीजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी फंडामेंटल राइट हो गई हमारे देश में। तो ह्यूमन राइट सारे वो राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स सारे वो राइट्स हैं जो ह्यूमन राइट में होते हैं। ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट इज वेरी फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, एकदम बेसिक लेवल पे, जो अगर एक इंसान होने के तहत आपके पास नहीं है तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो राइट्स ही नहीं है। भाई इंसान है, कुछ तो लिबर्टी हो उनके पास, जो चीजें आपको बेसिकली एक ह्यूमन बींग होने के लिए चाहिए वो चीजें तो आपके पास हो ही हो। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट टू मर्डर एक कोई राइट नहीं है। भाई इंसान कर तो सकता है, एक पैदा हुआ है, लोग करते भी थे, हंटर एंड गैदरर, बट वो बेसिक राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से क्यों हटा दिया गया भाई, वो ह्यूमन राइट नहीं है। वो मतलब उन चीजों, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन नहीं जी पाएंगे, आप जी लेंगे कैसे भी जीवन, मगर आपके पास राइट टू लाइफ ही नहीं है। आप सोच के देखिए, तो राइट टू लाइफ नहीं है तो आपको कोई भी मार सकता है, मर्डर हो जाएगा आपका, कहीं भी कुछ भी चीजें हो सकती हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं है तो आप एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, आपको कितना भी वर्क कराया जा सकता है, काम कराया जा सकता है। राइट ऑफ रिलीजन नहीं है तो आप कैसे, आपका सबसे बेसिस है कि आप रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो राइट ही नहीं रहेगा। कंट्री बोल दे, स्टेट बोल दे, आप कल से पूजा नहीं करेंगे, आप कल से अल्लाह को नहीं मानेंगे, आप राम को नहीं मानेंगे, आप जीसस को नहीं मानेंगे, आप महावीर को नहीं मानेंगे, इट इज द बेसिस। मैं जहां पैदा हुआ हूं मेरे लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज अ वेरी सेक्रेड थिंग, वो फंडामेंटल है। जो मेरी रिलीजन है वो मेरा फंडामेंटल थिंग है, वो फॉलो करना। तो राइट टू रिलीजन इसलिए क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी हमारे गवर्नमेंट ने दे रखी है। अरे अनटचेबिलिटी एक बेसिक थिंग है, ये राइट क्या है, ये हमारे देश में बस है ये एक्सप्लिसिटली। अब जैसे यूएस में देखते हैं ब्लैक्स और व्हाइट वाला कंसेप्ट है, देयर इज अ बेसिक थिंग कि ह्यूमन राइट है वो। हाउ कैन समवन से कि अगर उस वाले तालाब से, उस वाले कुएं से कोई पानी पी रहा है तो उस वाले कुएं से कोई और पानी नहीं पिएगा। अरे हमारे देश में तो ये भी हुआ करता था कुछ गांवों में पहले के टाइम पे, आपको पता होना चाहिए कि देयर वाज अ सिनेरियो कि लोग जिस रास्ते से जाया करते थे, कम्युनिटी का स्केड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से जब जाया करते थे तो अपर कास्ट के लोग वहां से गुजरा नहीं करते थे, परछाई नहीं पड़ेगी। दीज आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स जो लोगों के पास है, वो डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, तो फंडामेंटल टू एवरीवन है। दिस वर द एट्रोसिटीज विच वर हैपनिंग इन आवर कंट्री। और जैसे कि आप ब्लैक्स और व्हाइट्स में देख सकते हैं, यूएसए में हुआ करता था। तो दीज आर बेसिक थिंग दैट आर फंडामेंटल टू अ ह्यूमन बीइंग। अगर इंसान बनना है आपको तो ये बेसिक राइट्स होने चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग इससे, और कि ऑल ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम। भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे ह्यूमन राइट ही तो होते हैं। तो ये हो गया आपका। ये भी बोल सकते हैं इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फंडामेंटल राइट डिफरेंट है। भाई राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, वो क्या पाकिस्तान और यूएसए के भी कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए? पाकिस्तान तो छोड़िए, चलिए यूएस और ब्रिटेन के भी कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। क्यों होगा? वहां वहां अगर अनटचेबिलिटी वाला कोई सिस्टम नहीं था, वहां ब्लैक और व्हाइट का दिक्कत था, तो क्या हमारे देश में वो राइट होना चाहिए ब्लैक और व्हाइट के अगेंस्ट वाला? तो इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स है वो कंट्री टू कंट्री डिफर भी किए जा सकते हैं। ये लिखा आपने। नेक्स्ट लिखिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। नेक्स्ट लिखिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स? देखिए, राइट्स अदर देन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भी राइट्स पार्ट 3 मैंने बताया क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के छोड़ जो भी राइट्स हमारे पास और हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है और दूसरे दूसरे राइट्स हैं हमारे, जैसे राइट इन केस ऑफ, आप बोल सकते हैं वॉयलेशन, आप पहुंच सकते हैं किसमें, आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया आपका आर्टिकल 300 ए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका। राइट टू वोट है आर्टिकल 326 हमारा, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये जो राइट हैं वो सब आपके पास तो दिए तो जरूर गए हैं, बट वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो जनरल राइट्स हैं, तो उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। मैं जो ये बोल रहा हूँ ना, एग्जाम्पल लिखते रहिए उसमें, हर चीज डिक्टेट कराना इज नॉट गुड ऑल्सो। आप लोग एस्पिरेंट्स हैं,
इतने बड़े एग्जाम के अगले साल आप लोग डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बने हुए होंगे, तो इट इज ऑन योर पार्ट की कुछ चीजें जब मैं एग्जाम्पल देता रहता हूं तो आप लोग खुद से लिखते रहेंगे, ठीक है। कितने कितने ही एग्जाम्पल दिमाग में आते रहते हैं और वो हम बोलते रहते हैं, तो एवरी एग्जाम्पल इज नॉट व्हाट वी कैन गिव इन नोट्स। तो आप लिख लीजिए, जैसे मैंने बोला ना अभी 326 राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो क्वेश्चन आ सकता है भाई इससे। यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट टू वोट इज अ व्हाट टाइप ऑफ राइट। 4 ऑप्शन थे उसमें, यही 4 ऑप्शन थे, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट। लो, एक क्वेश्चन आ जाएगा सीजीपीएससी में यहीं से। अब उसको अलग से तो बताया नहीं जा सकता कि ये क्वेश्चन, भाई अब दिमाग में आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे। बट आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक वर्ड पॉलिटी, कोई भी क्लास में एक भी वर्ड यूज कर रहे हैं, इट इज नॉट फ्यूटाइल। हर एक चीज आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तभी यहाँ यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 301 किस टाइप का राइट है, 4 ऑप्शन दे देगा, आंसर टिक करना है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपको। तो दिस आर द थिंग्स आपको आप जब पढ़ रहे हैं तो समझते भी चलेंगे, ठीक है, डेप्थ में। सिर्फ वीडियो क्लासेस नहीं देखने हैं, नोट्स नहीं प्रिपेयर करना है, आपको सोचना है, समझना है, थोड़ा सा डेप्थ में समझना है। आप लोग ऑफिसर्स बनने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है, आप लोग पॉलिसीज बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट में जाके। जब आप अगले साल जाके पॉलिसी बनाने के लिए आप पढ़ रहे हैं कि वो काम करेंगे, तो आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा सोचने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो डेवलप दैट टाइप ऑफ इंटेलेक्ट, धीरे धीरे वो हो जाएगा। बट अभी आप क्लास जब भी करते हैं तो बहुत सोच के, बहुत समझ के कि वाई दिस टॉपिक इज देयर, वाई वी आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हम क्यों टाइप ऑफ राइट्स पढ़ रहे हैं, जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ना था। अरे भाई पता तो हो कितने राइट्स हैं आपके पास, आपको खुद नहीं पता आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनली कितने राइट है। देखिए मैंने पहले क्या बता दिया, आपके पास ह्यूमन राइट है, उसको यूएन आपका डिफेंड करता है। फिर फंडामेंटल राइट्स है आपके पास, उसको आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंडर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिफेंड कर रहा है आपके लिए, ठीक है। आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट को कुछ होता है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसके लिए भी आप अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन में आता है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, आई एम गिविंग एन क्वेश्चन, पॉज करके सोचिएगा इसको, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए आप आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? थिंक अबाउट इट, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? Can a person, if his right to property is curtailed, can go to Supreme Court of India under Article 32? Can it be? तो ये आपका आंसर मैंने आपको क्लियर बताया है, ओनली अंडर आर्टिकल 32 we can go to Supreme Court for the violation of fundamental rights under the Constitution of India, the Article 12 to 35। एकदम क्लियर यहां समझ लीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज पे। अगर अगर आपको कोई बोलता है आर्टिकल 332 के अंडर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। कब जा सकता है एक आम आदमी? जब फंडामेंटल राइट को कुछ हो रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका कर्टेल हो रहा है तो आप सिर्फ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 जा सकते हैं, ठीक है। वेरी क्लियर, आर यू गाइस क्लियर विद दिस? these are very important concepts, you have to know that, you have to understand that, ठीक है, ठीक। then the next is statutory और legal right। statutory और legal right, statutory right को legal right भी बोला जाता है। तो ये क्या है? these are the, लिख लीजिए, rights given other than constitution, that is any right given under any law in case of violation, comma, remedy is given in the same law। एग्जाम्पल आरटीआई एक्ट 2005। ये एक लीगल और स्टैट्यूटरी राइट है आरटीआई। इसमें आप देखते हैं कि आरटीआई लगाना कैसे है, उसमें अगर नहीं आपको आरटीआई किसी पर्टिकुलर ऑफिस के अगेंस्ट लगाते हैं तो वहां पे ये भी दिया हुआ है कि उसको 1 महीने के अंदर आंसर देना है, नहीं देगा तो उनकी सैलरी कटती जाएगी पर डे। तो ये चीजें, वो लीगल राइट्स वो राइट होते हैं, स्टैट्यूटरी राइट, जो किसी एक पर्टिकुलर स्टैच्यू से, मतलब एक पार्लियामेंट एक लॉ पास करता है और वो राइट को बना देता है। जैसे राइट टू एजुकेशन आपका पास हुआ था सन 2005 में, 2005 में, और इसको हमारे पार्लियामेंट ने पास करके एक लीगल राइट बना दिया था, एक स्टैट्यूटरी राइट। और इसमें वेल डिफाइंड होता है कि क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें इसके अगेंस्ट होंगी, क्या क्या चीजें इसमें
रेमेडी होंगी अगर आपको ये राइट को यूज करना है तो। ठीक है, तो ये होता है क्लियरली आपका खत्म। अब हमारा काम होता है बस क्या, अब चालू होगा आपका, मान के चलिए, तो फंडामेंटल राइट्स ही हम अब चालू करेंगे। तो आज की क्लास में बस आपको मैं ये बता के छोड़ता हूँ, कल से हम लोग फिर फ्रेश स्टार्ट लेंगे। इसको एक चार्ट बना लीजिए आपको, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। जो भी आप सब क्लास देख रहे हैं इसको, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर ये आपको समझ नहीं आई तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसको डील करने की कोशिश करेंगे, बट इस क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मानिए, आप मेरे को फ़ोन करके पूछिएगा, आप मेरे को सबका डीएम चाहिए कि क्लास समझ आई कि नहीं आई। द रीज़न इज़ कि ये बहुत फंडामेंटल राइट बहुत इजीली समझ जाएंगे हम। आपको बेसिस समझ आया कि नहीं, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, लीगल राइट। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, द बैकड्रॉप आपको क्लियर होना चाहिए। तो आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट एंड एवरी वन टू कमेंट ऑन डिस्कशन ग्रुप और डीएम मी। ठीक है, फोन कर सकते हैं आप डायरेक्टली, जस्ट बिकॉज ये कहीं समझ नहीं आया ना, ये क्लास आपको क्लैरिटी नहीं आई, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी सब आपके लिए फिर बस याद करने वाली चीजें हैं। यहां से कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग चीजें। ठीक है, वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स, व्हेन वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स वी विल गेट अ गुड पिक्चर। बचपन में याद है ना आपको यार, ऐसे डॉट्स 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 बना के दे देते टीचर लोग, ऐसा 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 ऐसा, फिर आप लोग उसको जोड़ते थे ऐसा ऐसा, और एक बहुत सुंदर सा ड्राइंग बन के तैयार हो जाता था। ये बहुत खराब ड्राइंग है वैसे, पता नहीं क्या ही बन गया है, बट बनता था बहुत सुंदर सा ड्राइंग। तो यही है, वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स, एक भी डॉट मिसिंग नहीं होना चाहिए, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्टर है इस पूरे राइट्स के सेशन का, ये जो 8 10 12 15 क्लास चल सकती है फंडामेंटल ड्यूटीज तक का जब पढ़ेंगे हम। तो फंडामेंटल राइट्स में आप लिख लीजिए, देयर आर फर्स्ट राइट टू इक्वेलिटी। हमारे यहाँ क्या है, राइट टू इक्वेलिटी। कहाँ से कहाँ है, तो ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक हम देखेंगे। ये राइट टू इक्वेलिटी के अंदर आएगा। इसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सबसे रिलेटेड राइट है इसमें। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, सेकंड आपका राइट टू फ्रीडम। और राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ है, तो 19 से लेके 22 तक राइट टू फ्रीडम है। इसमें स्पीच, असेंबली, मूवमेंट, लाइफ, लिबर्टी, इन सब की बात होगी। देन थर्ड क्या हो गया आपका, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें क्या होगा, आर्टिकल 23 टू 24 हम पढ़ते हैं। इसमें नो ट्रैफिकिंग, लिखते जाइए, रिवीजन करने में काम आएगा। चाइल्ड लेबर, इन सब के बारे में बात होगी। ठीक है, फिर आपका चौथा और क्या राइट पढ़ेंगे हम लोग, तो राइट अगेंस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ, अभी जो आप लोगों ने लास्ट मंथ देखा था, मतलब लास्ट ऑन द मंथ स्टार्टिंग देखा था, ये क्या पास हुआ है हमारे यहाँ, वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल पास हुआ है। उसमें यही हो रहा है कि ये इसके अगेंस्ट जा रहा है, लोग जो बोल रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट है, सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है। यहीं से हमको सेक्युलरिज्म, हमको समझ आता है कि आवर कंट्री इज सेक्युलर इन नेचर। क्या करते हैं, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड प्रोफेस। पांचवा क्या हो गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये सब फंडामेंटल राइट है। ये कौन से आर्टिकल में, 29 टू 30। प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कल्चर एंड लैंग्वेज। बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग, पूरा याद हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो इन चीज़ों को। लग रहा होगा इतने सारे राइट्स हैं, क्या है क्या ही नहीं होगा। और आखिरी आपका है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इतना हम लोग को पढ़ना है। ये आर्टिकल 32 के अंदर आता है। दिस इज द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट। ठीक है, तो इतना हमने लिख लिया है। अब इस इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।